नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद एक पोस्ट ने आपने देखा, पहली नहीं बल्कि कह सकते हैं दूसरी है, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय थी 7 अगस्त को और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट ने बीजेपी को ऐसा परेशान कर दिया है कि मुद्दा बदलने के लिए उसे एक नई टूल किट का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने केवल आंकड़े और कागज का ढेर नहीं दिखाया, बल्कि जीते जागते लोगों को सबूत के तौर पर मंच पर खड़ा कर दिया था, जिन्होंने बता दिया कि किस तरह वोट काटने का खेल चल रहा है। और इसके बाद राहुल गांधी ने एक पोस्ट लिखी। उस पोस्ट में उन्होंने देश के युवाओं को आह्वान किया और उन्होंने कहा कि देश के जो युवा हैं, देश के जो स्टूडेंट्स हैं, देश के जो जेन जी हैं, ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। ये जो ट्वीट है, ये कल हमने आपको दिखाया भी था। राहुल गांधी के इसी ट्वीट को आपके सामने लेकर आए थे, लेकिन ये ट्वीट इसके बाद से इतना तहलका मच गया हिंदुस्तान में, बीजेपी इतनी परेशान हो गई कि आज तमाम गोदी मीडिया पर लगातार इसी ट्वीट की चर्चा और इसी पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके बयान हैं। यहां युवा और स्टूडेंट्स तक तो ठीक था, लेकिन जेन जी शब्द बीजेपी को बुरी तरह खौफजदा कर गया। असल में नेपाल का हालिया तख्ता पलट इसी जनरेशन के गुस्से के कारण हुआ था। इसके बाद से बीजेपी को अपनी करनी का फल मिलने का डर लग रहा है। हालांकि भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि वो वोट के दम पर सत्ता बदलवा दे, लेकिन बीजेपी तो इस वोट चोरी के मुद्दे पर भी कांग्रेस का विरोध करने में लगी हुई है। अगर उसे वाकई लोकतंत्र की परवाह होती तो वो भी चुनाव आयोग पर लग रहे इल्जाम से चिंतित होती कि आखिर कहीं भी वोट जोड़ने और कहीं भी वोट काटने का खेल आखिर क्यों हो रहा है। राहुल गांधी ने इसी खेल को खत्म करने की चेतावनी तो दी थी और चुनाव आयोग को उनकी शपथ याद दिलाई है, लेकिन चुनाव आयोग आरोपों को खारिज कर रहा है, अपने पक्ष में ढंग के सबूत नहीं दे रहा है, जबकि बीजेपी चुनाव आयोग के बचाव में उतर आई है। इस बारे में संजय राउत, सुप्रिया सुले सब सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी यह मान रही है कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं, और हालांकि उसमें यह भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि हम तो यह काम ऑलरेडी इस बारे में 8 महीना पहले बता चुके थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस माहौल को आगे क्यों नहीं बढ़ाने की कोशिश आपने की। इसे आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरविंद केजरीवाल ने यह बताने के लिए कि कैसे दिल्ली के कुछ एरिया में वोट काटे गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली का चुनाव बीत गया, लेकिन उसके बाद एक शब्द नहीं, कहीं भी इस बारे में बात नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं? और आज जब राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाने के साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि हमने तो ये काम पहले ही कर दिया था। माहौल फिर से बीजेपी के खिलाफ बन रहा है दोस्तों, सच्चाई ये है। और इसका सबसे पहला नुकसान बिहार में देखने को मिल सकता है। इसीलिए इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को राहुल बाबा की यात्रा बताते हुए अमित शाह ने कल राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, तो उसमें भी वो बुरी तरह फंस गए। कल ही हमने आपको दिखाया था। दरअसल अमित शाह कल बिहार में थे और तो उनके कार्यकर्ताओं ने जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्हें कैसे परेशान किया, यह जरा आपको दिखा देता हूं। यह भी कल हमने दिखाया था, कल हमने बताया था, लेकिन फिर भी जरा देखिए कि कैसे अमित शाह पूछ रहे हैं कि राहुल बाबा किस लिए यहां आए थे, तो क्या कह रहे हैं वहां पर मंच के नीचे जो अमित शाह को सुनने आए थे वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय लीजिए,
अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताऊंगा क्या था। यानी वोट चोरी का जुमला बीजेपी के लोगों की जुबान पर भी चढ़ रहा है, बीजेपी को चाहने वाले लोगों की जुबान पर भी चढ़ रहा है। ऐसे में अमित शाह या नरेंद्र मोदी का खींचना स्वाभाविक है, गुस्सा होना स्वाभाविक है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी जबरदस्त बीजेपी विरोधी माहौल बना रही है। इस वीडियो को देखिए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए इस वीडियो को साउंड के साथ। तो देख लिया आपने, तेजस्वी के समर्थन में खचाखच भीड़ जुटी हुई है और इसके बावजूद बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव बुरी तरह मात खाएंगे। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर, इस वीडियो को देखकर तो बीजेपी के दावे गलत लगते हैं दोस्तों। और इस बीच उधर राहुल गांधी घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक और ट्वीट किया है, जरा उस ट्वीट को भी अगर ला सकते हैं स्क्रीन पर तो ले आइए। राहुल गांधी उस ट्वीट में क्या कुछ कहते हैं, और कल इस बारे में राहुल गांधी ने दरअसल जब वो खुलासा कर रहे थे, ये देखिए ट्वीट। सुबह 4 बजे उठो, 30 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ, ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। वोट चोरी फैक्ट्री, ये जो है चुनाव का चौकीदार जागता रहा, वोट चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। कौन है आखिर चुनाव का चौकीदार? चुनाव आयोग। वोट चोरी देखता रहा और चोरों को बचाता रहा। जरा सुन लेते हैं, बाइट भी इस पे सुनते हैं, सुनिए। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट करके फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। तो हमारी नजर में पहले तो यह लगा कि इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, लेकिन सो नहीं रहा है, जग रहा है और सिस्टमेटिकली मदद कर रहा है। यानी जिसको चुनाव करवाना है, जिसको निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव करवाना है, वो जगा हुआ तो है, सोया नहीं है, लेकिन जगकर मदद कर रहा है उन लोगों की। किनकी? जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, यानी बीजेपी के लोग। ये मान लिया जाए क्या? तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि कैसे अपने खिलाफ बनते माहौल को किस तरह से, कैसे संभालेंगे मोदी और शाह, कैसे बीजेपी को घेर लिया है राहुल गांधी के इस खुलासे ने। कल भी इस पे हमने चर्चा की थी, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और जेन जी की बात से क्यों खौफजदा है बीजेपी? क्या बीजेपी को सता रहा है तख्ता पलट का डर? सबकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, पंकज कुमार जी हैं, इधर प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, आखिर क्यों डर सता रहा है? जेन जी का नाम आते ही कल से लेकर एक ट्वीट किया है, ट्वीट देख लिया आपने, छोटा सा ट्वीट है, युवाओं को बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, स्टूडेंट्स को, जेन जी को।
जेन जी का नाम आते ही क्यों डरना क्यों? राजीव जी, हर तानाशाह को जेन जी से डर लग रहा है, हर वोट चोर को जेन जी से डर लग रहा है, और वो चाहे श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, और चाहे नेपाल में हो। तो हो सकता है यहाँ भी वोट चोरों को जेन जी से डर लग रहा हो, वरना जेन जी से डरने की आवश्यकता किस बात की? भाई राहुल गांधी ने एक सिंपल सी बात कही, जेन जी संविधान को बचाएंगे, वोट चोरी रोकेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान के ऊपर हमलावर है और वोट चोरी कर रही है जो उसे जेन जी से डर लग रहा है? सिंपल सी बात है भाई। अगर राहुल गांधी ने कहा कि जेन जी संविधान को बचाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती कि हाँ जेन जी बचाएंगे संविधान? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि जेन जी जो है वो बीजेपी की सरकार उखाड़ फेंकेंगे? इसीलिए लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही होगी, जैसा कि राहुल गांधी का आरोप है, तभी जेन जी से डर लग रहा है, वरना जेन जी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन राजीव जी, अब ये समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की कुछ ना कुछ दुरभिसंधि है, और वो धीरे धीरे खुल रही है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी होने लगी। क्योंकि कल तो राहुल गांधी ने उन लोगों को सामने ला दिया जिनके नाम इस्तेमाल करके या जिनके फोन नंबर इस्तेमाल करके वोट काटे गए थे, उनको सबके सामने उपस्थित कर दिया राहुल गांधी ने। तो इससे अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब सारी चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं, और राहुल गांधी जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से चीजों को सबको उभार रहे हैं, उससे शायद ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि आने वाले समय में उसकी सारी कारस्तानियां जनता के सामने आ जाएंगी। और जब ये कारस्तानियां आएंगी तो बीजेपी को अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश का युवा जो है किसी भी वोट चोर को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसीलिए ये डर जो है दिखाई पड़ता है जेन जी का कि जेन जी जो है वो संविधान को बचाने की बात करता है। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कहने में उनके साथ खड़ा हूं तो डर लग रहा है। भाई जेन जी ने अगर नेपाल में कुछ किया, और जैसा कि वहां के जेन जी का आरोप था कि वहां की जो सरकार थी, सरकार में बैठे हुए लोग जो थे वो भ्रष्ट थे और अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे थे, देश की हालत खराब हो रही थी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है नेपाल के हालात को देखते हुए चिंता हो रही हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के बच्चे सब विदेशों में पढ़ते हैं। कोई बीसीसीआई का मालिक है, कोई जो है किसी यूनिवर्सिटी, विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और यहाँ जो है सबको कांवड़ लेने के लिए और यहाँ पर जंगी बना के सबको तैनात किया हुआ है। तो ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के मन में अपनी ही परेशानियां, अपनी ही दुविधाएं हों, जिससे उसको समझ में आ रहा हो कि राहुल गांधी शायद यहाँ के जेन जी से कुछ आह्वान कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने एक सिंपल सी बात की कि यहाँ का युवा, यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का जेन जी जो है वो संविधान को बचाने के लिए काम करेगा। तो इसलिए परेशान होने की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं थी, अगर उसके मन में वोट चोरी को लेकर कोई खोट नहीं है। और अगर कोई खोट है राजीव जी, तो निश्चित तौर पे फिर परेशान होने की बात है। तो परेशानी सामने निकल कर आ रही है। इसका मतलब जो कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको भारतीय जनता पार्टी खुद साबित करती नजर आ रही है। जी जी, लेकिन प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं, क्या यहां पर एक डर जो है वो नेपाल, अपने आप में नेपाल शब्द आते ही डर, या जेनजी आते ही डर? जेनजी को सीधे आप कनेक्ट कर रहे हैं क्या नेपाल से, इसलिए तमाम बीजेपी के नेता आ गए बाहर, चर्चा होने लगी? राहुल गांधी जो है यहां के युवाओं को भड़का रहे हैं? राजीव जी, जब हम लोग जेनजी में थे तो एक नारा लगता था, जिस ओर चलती जवानी उस तरफ चलता है जमाना। और ये भारत का जेनजी हो, अमेरिका का हो, नेपाल का हो, यही जमाने को चलाता है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, और जिस जेनजी की बात हो रही 27% हमारी पॉपुलेशन का है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि बीजेपी के लोग युवाओं के खिलाफ क्यों हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा भविष्य यही है। ये जेनजी तो कल के प्रधानमंत्री हैं, कल के नागरिक हैं, वयस्क नागरिक हैं कल के। यही लोग कल के मीडिया और में चलाएंगे, यही लोग कंपनियां चलाएंगे, बोर्ड में होंगे। तो जेनजी से इतना डर क्यों है? और जाहिर सी बात है कि जेनजी जो है, जो युवा है, वो लोकतंत्र के प्रति सजग है। मैं पढ़ाता भी हूं तो मुझे मालूम है कि युवाओं के अंदर भावनाएं क्या है, एक बात। लेकिन जेनजी की बात तो
अब उसमें आप देखिए कि जितना गोदी, भी आपने चर्चा की गोदी मीडिया के, उनके बड़े जो समर्थक है मोदी जी के, और बीजेपी के निशिकांत दुबे हों या और दूसरे प्रवक्ता हों, वो जेन जी को गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई अपशब्द है जेन जी, ऐसा लग रहा है कि युवा होना कोई अपराध है। ये युवा इस देश का भविष्य है भाई। आजादी की लड़ाई में भी यही युवा था, इमरजेंसी में भी जेल में युवा गए थे। जब जेलों में गए थे तो अरुण जेटली जेन जी थे, इन्हीं की पार्टी के, और तमाम सारे युवा नेता हों अपनी युवा अवस्था में, लालू प्रसाद यादव जेल में थे, तमाम लोग जेलों में थे। तो ये जेन जी जो है ये कोई गाली नहीं है भाई, पहली बात। और आप इनको, राहुल गांधी को आप पॉलिटिकली, आप जो भी आप पॉलिटिकल लड़ाई राहुल गांधी के खिलाफ लड़ें, देश के युवाओं के खिलाफ क्यों हैं भाई आप? ये तो बड़ी हैरत की बात है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, उससे ऐसी गलती कैसे हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात कि जरा राहुल गांधी के कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके इम्पैक्ट की जरा हम एनालिसिस करें। देखिए, राजीव कुमार से लेकर ज्ञानेश कुमार तक इलेक्शन कमीशन ने भी एक यात्रा तय की है, और उनके साथ साथ विपक्ष ने भी एक यात्रा तय की है। याद कीजिए कि राजीव कुमार किस तरीके का चुनाव आयोग चला रहे थे और विपक्ष क्या कर रहा था। हम लोग इस बात को लेकर यहाँ चर्चा भी करते थे। विपक्ष ज्ञापन दे रहा था, जाके विपक्ष इनसे जाके बैठकें कर रहा था, राजीव कुमार से रिप्रेजेंटेशन ले जा रहा था, चिट्ठियां लिख रहा था, और राजीव कुमार बहुत जिसको कहें कि बदतमीजी वाले जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दे रहे थे। बहुत ही बेअदबी से वो जवाब दे रहे थे। अब ज्ञानेश कुमार के समय क्या हो रहा है? अब विपक्ष चिट्ठियां नहीं लिख रहा है, अब विपक्ष उनके दरवाजे पर रिप्रेजेंटेशन लेके नहीं जा रहा है चुनाव आयोग में। अब विपक्ष जनता के बीच में जा रहा है, आंदोलन कर रहा है, वोट चोरी की इनकी कलई खोल रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये फर्क जो है वो अपोजिशन ने सीख लिया कि अगर आप तानाशाह हैं तो तानाशाह से कैसे निपटा जाएगा, ये विपक्ष ने सीख लिया। हम लोग भी ये बात कहते थे कई बार कि चुनाव आयोग को घेरना होगा, उनको अपनी बात मनवानी पड़ेगी, उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति। और ये केवल एक वोटर लिस्ट का मामला नहीं है, किस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होता है, तमाम सारी बातें हैं। किस तरीके से इलेक्शन के शेड्यूल तय होते हैं, वो मोदी जी की सुविधा के हिसाब से तय होते हैं। बीजेपी का कोई छोटा नेता भी बयान दे देता है तो इलेक्शन का शेड्यूल बदल जाता है, काउंटिंग की डेट बदल जाती है। ये हम सब देख चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है। तो अब विपक्ष ने रास्ता जो अपनाया है वो राजीव कुमार से थोड़ा अलग रास्ता है। वो चिट्ठियां लिखना बंद कर दी उन्होंने इनको, अब वो ज्ञापन लेके नहीं जा रहे हैं, वो अब इनसे बैठकें करने नहीं जा रहे हैं, अब वो जनता के बीच में। एक तो ये तब्दीली आई है। दूसरा एक फर्क और आया, अगर आपने आज के अखबार देखे, इंक्लूडिंग आपका अखबार देशबंधु, सभी राष्ट्रीय अखबारों ने और खासकर अंग्रेजी अखबारों ने फ्रंट पेज लीड बनाया है राहुल गांधी खबर को। जी, ये बड़ा परिवर्तन है मीडिया में। ये बड़ा परिवर्तन है कि एक तरफ से दिल्ली से, चेन्नई से, कलकत्ता से, मुंबई से निकलने वाले अखबारों ने, बड़े अंग्रेजी अखबारों ने अपनी पहली हेडलाइन वोट चोरी को बनाया है। तो अब आप देखिए कि केवल एक गोदी मीडिया जो है वो बचा है। तो ये बड़ा जिसको कहे कि डेवलपमेंट है मीडिया की तरफ से, कि अब मीडिया भी इसको गंभीरता से ले रहा है। अब बिल्कुल एक और सवाल उठता है कि क्या, जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं, अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, अब सवाल उठता है कि क्या ये मूवमेंट सस्टेन कर पाएंगे,
क्या ये इलेक्शन इशू बनाने में कामयाब हो पाएंगे? ये राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को देखना है। और एक आखिरी बात कि कल राहुल गांधी ने कहा कि उनका शायद डेटा में कुछ कमी है या कुछ और बातें हैं कि अभी जो बड़ा खुलासा कर रहा था, जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जा रहा था, वो अभी आना बाकी है। तो आप देखिए कि एक खबर को जब आज फ्रंट पेज की लीड सब अखबारों ने बना दिया है, तो अब इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा होने जा रहा है और अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब लोग बात कर रहे हैं इस पे, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे की दुकानें हो, बात कर रहे हैं लोग क्लबों में। तो ये एक मुद्दा तो बन गया जो अब इलेक्शन कमीशन इससे वो स्टैंप लगा के मिसलीडिंग की नहीं लड़ सकता। इस इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना होगा और अपने आप को ठीक करना होगा। और ये सीधा जुड़ा हुआ 65 लाख मतदाताओं से, जिसके बारे में अगले राउंड पे मैं बात करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं। पंकज जी, कैसे देखा जाए, पहले तो राहुल गांधी ने कल विस्फोट किया, छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, और इस मसले पे चुनाव आयोग इस ढंग से घिरा कि चुनाव आयोग ने बता दिया कि ये केस तो ऑलरेडी हमने ही फाइल करवाई थी। उसके बाद राहुल गांधी ने जो दूसरा ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने बता दिया, उन्होंने आह्वान किया देश के युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेन जी को आह्वान करना क्या कोई बुराई है? और राहुल गांधी अगर युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो इसमें क्या बुराई है? इसके लिए आज यासीन मलिक से लेकर तमाम अलग अलग ढंग से कोशिश की गई है, लेकिन टूल किट तैयार किया गया है। अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है, उस पर आने वाले समय में चर्चा करेंगे हम। लेकिन जब यहां एक जो सीधा सिंपल, अभी मैं बहुत अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सिंपल वे में अगर देखा जाए तो वोट चोरी का मामला ये अब इस ढंग से आगे आ चुका है, जहां राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि ये तो इस ढंग का, मतलब सुबह 4 बजे जगे, 15 मिनट में सब कुछ करके फिर सो गए, ये चल रहा है इस देश में। हाँ, सबसे पहले तो राजीव जी, अपने दर्शकों को मैं एक बार बस याद दिलाऊंगा कि जिस जैन जी की बात हो रही है उसमें जी जेड है, जैन जी है वो। और उसमें जो कहा जाता है कि 1997 से लेके और 2012 के बीच में जो पीढ़ी पैदा हुई है उसको जैन जेड कहा गया। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो पीढ़ी है ये सूचनाओं के लिए एक से अधिक जो माध्यम है उसके ऊपर निर्भर होती है, सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करती है और सूचनाओं को अपने तरीके से एक्सेस करती है। सूचनाओं में इसमें विदेश नीति भी है, अर्थनीति भी है, अपने आसपास का परिवेश भी, यहां तक पर्यावरण भी है। तो ये जो पीढ़ी को कहा जाता है कि ये जो जिसको इंटरनेट मीडिया को इस्तेमाल करने वाली सबसे बड़ी पीढ़ी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देख चुके हैं कि जिस इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने एक गुब्बारा नरेंद्र मोदी का फुलाया और उस पर चढ़ के आए, उसके बाद में वही इंटरनेट का जो वैकल्पिक मीडिया, जिसको लोग कहते हैं कि वो वैकल्पिक मीडिया हो गया, वैकल्पिक मीडिया ने उसी जगह को भर दिया जो जगह खाली बीजेपी और आरएसएस के फर्जी मंडल ने कर दी थी। अब आप देखिए कि पूरे देश में झूठे वोटर, फर्जी वोटर, वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन अब एक मुद्दा बन गया है। यानी अब हर आदमी को लगने लगा है कि मेरा वोट सही जगह क्यों नहीं जाता था। पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे नहीं यार, ईवीएम मशीन के बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे हैं, उसको इस तरीके से कहा जाता था कि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि आज निजी तौर पर मैं आज भी कायम हूं कि ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है, उतने बड़े स्तर पे नहीं होता है, लेकिन 5 to 10%, 20% ये लोग करते रहे। लेकिन अब मतदाता सूची को लेकर हर जगह से खबरें आ रही हैं। मैं आपको कि चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र का, वहां पे राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 से 17 अक्टूबर तक 2024 में
सतत पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया था, जो अभी जिसको कथित रूप से SIR टाइप कहा जा रहा है, वैसे ही चलाया था। अकेले राजूरा एक कस्बा है, राजूरा कस्बे में 14 दिन में 7,592 वोटर ऑनलाइन जोड़े गए। वो गरुड़ ऐप से आए, ऑनलाइन आए, मतदाता ऐप से आए। जब वहां पर इस पर निगाह गई, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो प्रशासन ने उसमें क्या किया, 6,861 वोटों को फर्जी कहकर कि इनके दस्तावेज पूरे नहीं, उसको हटा दिया। जब वहां पर नागरिक समाज ने, कांग्रेस ने जिला प्रशासन से मांग की कि भाई ये 6,861 बड़ी संख्या के वोटर एक छोटे से कस्बे में फर्जी कौन जोड़ रहा है, उसकी जानकारी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया आप उनका IP एड्रेस तो दे दीजिए, तो उसके ऊपर प्रशासन मौन हो गया, उसने कुछ नहीं किया। अकेले इस जिले में एक कस्बा है घुग्गसू कस्बे में एक वार्ड है, उसका नाम है केमिकल वार्ड। केमिकल वार्ड का मकान नंबर 350 20 साल से बंद है। उस मकान में 119 मतदाता रजिस्टर्ड थे जी। ऐसे ही एक वहां गांव है तीपरी, उसमें 100 मतदाता एक घर में रजिस्टर्ड थे। तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं, जो प्रत्यक्षम तीन प्रमाणम कह रहे हैं, तो असल चीज क्या है कि जो जैन जी है, आंकड़ों को, तकनीक को समझती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर यह है कि अब इस पीढ़ी को समझ में आ रहा है कि इट इज नॉट ओनली द केस ऑफ EVM मैनिपुलेशन, ये पूरा मतदाता सूची के फर्जीवाड़े से खेल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक समस्या और जारी है कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, इन्होंने इतना विज्ञापन उसका कर दिया और पूरे देश में हल्ला होगा कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, बूढ़े हो गए। उसके तुलना में आज हम देखते हैं तेजस्वी या राहुल या अखिलेश यादव युवा कहलाते हैं, और इन तीनों के बीच की अच्छी केमिस्ट्री। अब आज जो तेजस्वी ने बहुत बड़ा प्रयोग किया, उसने बोल दिया जिनके हाथ में हथियार हैं उनको मैं टिकट नहीं दूंगा। उसने आज क्या किया, अपनी रैली में हजारों की संख्या में पेन बांटे और बोला कि ये हमारी ताकत है। अब ये जो जैन जी का मैसेज जो है ना, पेन हमारी ताकत है, इस पेन से ही तो ये लोग डरते हैं जी। तो इनकी जो चिंताएं हैं ये व्यापक स्तर पर है, क्योंकि ये मैंने आपको चंद्रपुर जिले का बताया, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ये हटार से एक ऐसी पूरी कहानी आ रही है। जो आपको बताऊं कि जो राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन बम है, वो आप देखिएगा, वो लगभग इसी तरीके के आंकड़ों के साथ में, व्यक्तियों के साथ में भयंकर खेल है, जिसमें पूरे राज्य का तमाशा होने वाला है जी। ये मेरी जानकारी में है कि ये एक पूरे राज्य पे, दिल्ली के पास का राज्य है, वहां पे बीजेपी अल्पमत में है और वहां पे बीजेपी में बहुत बड़ा विद्रोह है। वहां पे एक कैबिनेट मंत्री, उसने अपने एक्स अकाउंट से कल अपना मद्री नाम तक हटा दिया है। वहां धमाका होने वाला है। नाम बता दीजिए ना, हरियाणा। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल जी जी। जी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी, यहाँ परिस्थितियां बहुत बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में राहुल गांधी का ये धमाका जो है ये कितना जोरदार है और इसका असर कितने अंदर तक है वो साफ दिखाई देता है। जरा प्रफुल्ल जी, आपने कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कल से लेकर आज तक अगर देखिए तो मीडिया में भी, मीडिया कवरेज चाहे कोई भी मीडिया हो, जैसे प्रशांत जी कह भी रहे थे, तमाम अखबारों ने आज लीड खबर छापी। पहली दफा राहुल गांधी, जबकि पिछली बार जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो भी धमाकेदार थी, उसको भी नहीं छापा था उन लोगों ने, लेकिन आज सबने छापा है। यह फर्क देखिए, आज सबने छापा है। दूसरी चीज, लगातार आप कल से लेकर आज तक निगेटिव परोसने की कोशिश जरूर कर रहे हैं आप, लेकिन दिखाई दे रहा है एक ही बंदा, हुआ नाम है राहुल गांधी, गोदी मीडिया के स्क्रीन पे भी।
भले वहां राहुल गांधी ने जेन जी को का आह्वान किया है, उनको राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी भारत में नेपाल जैसी परिस्थिति बनाना चाहती, स्थितियां उत्पन्न करना चाहती है, ऐसे हालात बनाना चाहते, आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन आ तो रहे हैं राहुल गांधी पे, आ तो रहे हैं उसी पिच पे जहां जब अमित शाह पूछते हैं कि राहुल बाबा किस विषय के साथ यहां आए थे, तो वोट चोरी, नीचे से आती है आवाज वोट चोरी। इसलिए जरा समझना चाहता हूं कि यह मामला कितना गंभीर हो चुका है अब चुनाव आयोग के लिहाज से देखा जाए तो। जी नमस्कार और धन्यवाद। सबसे पहले तो पंकज सर ने जैसा कहा कि ये जेड है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में जेड का उच्चारण जी की तरह होता है, जी। तो इसीलिए जेन जी हम लोग कहते हैं, इससे इसका अमेरिकी सूत्र समझ में आता है। मैं सिर्फ उधर इशारा कर रहा हूँ। हमारा देश भी फंसा हुआ है। हमारे लोग कह रहे हैं और जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत की शक्ति है। इसीलिए वो बताते हैं कि जैन जी के से उनका बचाव का रास्ता ये है कि लोकतंत्र भारत की शक्ति। जी, लोकतंत्र भारत की शक्ति है, लेकिन लोकतंत्र को भारत की कमजोरी न माना जाए। अगर ऐसा मानेंगे तो महात्मा गांधी याद आते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, वो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के प्रैक्टिशनर्स थे। उन्होंने कहा था कि अगर कायरता और हिंसा में चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। अहिंसा कायरों का भूषण नहीं है। इसीलिए जो लोग जैन जी से डरते हैं वो तख्ता पलट नहीं, तख्ता पलट तो बहुत बड़ी और दूसरी चीज है, वे सत्ता पलट से डरते हैं कि सत्ता उनकी पलट जाएगी। और जब सत्ता पलट जाएगी, क्योंकि तब जब उनकी स्थिति होगी बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। अभी हाइड्रोजन बम आया नहीं है, लेकिन ऑनलाइन खुराफात की बात तो सामने आ गई है ना कि ऑनलाइन खुराफात हो सकता है, हो रहा है। पेगासस हम भूले नहीं हैं। और जब कभी ऑनलाइन खुराफात की बात उठती है, हमें तो इस मामले में महारत इजराइल की याद आती है। कहीं यही वो राज तो नहीं है जो मुट्ठी में है, विश्व शक्ति की मुट्ठी में, और वो हमें नचा रहे हैं। हम बोलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, मेरी आशंका है। तो हाइड्रोजन बम के कंटेंट्स अभी क्या उसके हैं वो सब अभी आएंगे, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है, ये मेरी आशंका, मैंने कहा कि उसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन क्या हो सकता है। अभी की जो स्थिति है, आपने ठीक ही कहा, 4 बजे उठो, 2 वोट जो है सो कैंसिल करो और उसके बाद जो है सो फिर सो जाओ। कोई जगह, सब कोई जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं है भाई। जो घर का आदमी होता है वो सोता है रात में ना, चोरी करने वाला थोड़े सोता है। आलसी से आलसी आदमी भी जब सेंध काटता है तो या घर में चोरी करने जाता है तो वहां बैठ करके वो झुकता नहीं है, वो उसको डॉजिंग नहीं करता है। वहां जाकर बड़ा सतर्क और सचेत होता है। उनकी चुस्ती और फुर्ती तो देखते ही बनती है। तो इसीलिए राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है कि वो लोकतंत्र जाग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि युवाओं को सचेत करना, सावधान करना उनको भड़काने के बराबर नहीं है। और आज जब प्रशांत सर बोल रहे हैं कि सारे अखबार में एक साथ दिया गया है, हेडलाइन बनाया गया है, तो इससे क्या यह संकेत नहीं मिल रहा है कि सारा इशारा एक ही जगह से आ रहा है और वह एक जगह से, एक ही जगह से न्यूज फ्लश हो रहा है, बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, और वो बताने वाला कोई और है और जिसके हाथ में पूंजी है। तो पूंजी का भी जो है सो उत्तरायण हो रहा है। पूंजी भी उत्तरायण दक्षिणायन हो जाते हैं ना पूंजीपति लोग। तो हमारे यहाँ संक्रांति में जो हुआ करता है, तो पूंजीपतियों के इरादों में भी एक संक्रांति का संकेत इससे मिल रहा है। क्रांति के पहले संक्रांति का संकेत आता है। तो ये तो निश्चित रूप से ऐसा है कि जो मिली भगत है इनकी वो बिल्कुल साफ हो रही है। एक बात यह भी ध्यान देने की जरूरत है, जो चुपके बीच में हो जाता है। बहुत सारे जो निष्क्रिय राजनीतिक दल पंजीकृत थे और जिनके माध्यम से काला धन सफेद धन हुआ, काला सफेद हुआ, ऐसे आरोप हैं, हजारों करोड़ रुपयों का कारोबार हुआ। धीरे धीरे उनका रजिस्ट्रेशन अगर रद्द किया जा रहा है इसी बीच में, तो फिर उस काले सफेद धन के गोरख धंधे का क्या होगा? उसकी जांच का कोई आदेश हुआ है? मुझे नहीं मालूम। आप लोग सीनियर हैं, आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि पंजीकरण रद्द करना कोई सजा नहीं है।
लेकिन उनके माध्यम से अगर वो काला धन सफेद धन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो इसकी जांच के लिए निश्चित रूप से जांच की जानी चाहिए। देखिए सर, एक बात और कहता हूं, हम लोग पढ़ते आए हैं कि मात्रात्मक परिवर्तन जो है वह गुणात्मक परिवर्तन को लेकर के आता है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जो है उसकी मात्रा इतनी काफी बढ़ गई है कि भ्रष्टाचार जो एक आपराधिक वृत्ति है, आपराधिक काम है, उसकी मात्रा इतनी बढ़ गई है कि अब वह आपराधिक नहीं बल्कि वह राजशक्ति का हिस्सा बन के आ गया है। वह क्रॉनिक कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं। तो भ्रष्टाचार अब भारत में राजशक्ति का हिस्सा है, न कि आपराधिक प्रक्रिया, क्योंकि राज्य से उसको सीधा संरक्षण प्राप्त है। और भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक मामले में नहीं, इस प्रकार के मामले में नीति विचलन और संविधान की चीजों के मामले में बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी घुसपैठिए की बात बोलते हैं। घुसपैठिए से देश को बचाना उनका काम था, लेकिन असल घुसपैठिया कौन है? एक तो पकड़ा तो नहीं गया इनके राज में। असल घुसपैठिया वो है संवैधानिक संस्थाओं में, संवैधानिक व्यवस्था में, भारत के लोकतंत्र में घुसपैठिए वो लोग हैं जिनको इस न संविधान पर विश्वास था, न इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास था, लेकिन जनता जनार्दन ने उनको उनकी सत्ता दे दी और वो संविधान में चले। ये संविधान में ये लोग घुसपैठिया। अगर डीप स्टेट का अगर खतरा है तो डीप स्टेट का हिंदी में घुसपैठिया से बेहतर और कोई अनुवाद मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है। तो घुसपैठिया तो ये लोग खुद हैं, ये किसको घुसपैठिया बता रहे हैं? मेरे कहने का आशय सिर्फ बिल्कुल साफ है कि जेनजे जी का खतरा हो, इसको ये खतरा पड़ रहा है, वो खतरा नहीं है। भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए वह शक्ति एक आश्वासन के रूप में काम कर रहा है। और हमने उस युवा शक्ति को राहुल गांधी ने आवाज दी है, पुकारा है, तो इसे खतरा नहीं बल्कि एक आश्वासन के रूप में भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय संविधान को देखना चाहिए कि ये इनका आह्वान है, इनसे उम्मीद है कि ये लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे, वोट चोरी जैसे अपराध को रोकेंगे। आह्वान इसलिए किया गया है। और आप जानते ही हैं कि जब हिंसा का इसमें प्रवेश होता है तो कई बार ये राजनीति है, कई बार ऐसा होता है कि जिसके खिलाफ शांतिपूर्ण जन आंदोलन होता है वही अपने खिलाफ हिंसा भड़का देता है। हमने कई बार आंदोलनों में देखा है सर, ये आंदोलन जो लोग करते हैं वो शांतिपूर्ण होते हैं, उनकी तरफ से सत्ता के पुलिस के लोग ही पत्थर चलवा देते हैं और कहते हैं कि आंदोलन हिंसक हो गया और फिर बेतहाशा गोली चार्ज होता है। ये तो होता है, हमने देखा है। तो ये जो जेनजी का मूवमेंट नेपाल में हुआ और कहीं और होता है, उसमें एक खतरा यह भी होता है कि जिनके खिलाफ आंदोलन होता है वही उसको हिंसा के तत्व भरते हैं, उसको हिंसक बनाते हैं ताकि दमन चक्र को मजबूत कर सकें। तो ये स्थिति है, खतरा यहाँ है। खतरा यहाँ है कि जो सत्ता के लोग हैं वह जेनजे के मामले से इस बयान का सहारा लेकर के अराजकता की स्थिति न उत्पन्न करें और चारों तरफ दमन चक्र को न चलाएं। खतरा यहाँ है सर। जी, खतरा यहाँ है, लेकिन आखिर डर कहाँ है? बीजेपी के डर को थोड़ा सा और क्यों बीजेपी यहां डर रही है? प्रशांत टंडन जी। देखिए, बीजेपी का डर तो एक जगह है, वो उसमें राहुल गांधी ने जो कल बात की, जो अभी प्रफुल्ल जी भी जिस तरह इशारा कर रहे थे कि जो 50 साल की स्कीम है उनकी सत्ता में रहने की, वो प्रोजेक्ट डिलेड हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आज जो सारे प्रमुख अंग्रेजी अखबारों ने हेडलाइन ली है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलेड हो सकता है और इसकी काफ़ी संभावना है। और ये प्रोजेक्ट अगर डिलेड होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव के परिणाम ऐसे आएंगे जैसे अभी आ रहे हैं। एक और जो खतरनाक बात जो मुझे दिखाई दे रही राजीव जी, जिस तरफ सोचना चाहिए राहुल गांधी की टीम को भी, और ये सुबह 4 बजे जो राहुल गांधी अभी बोल रहे थे कि सुबह 4 बजे वो उठ के वोटर डिलीशन किया। देखिए, 2 बातें हुई हैं यहाँ पे। एक, सुबह 4 बजे वोटर डिलीशन का जो है वो फॉर्म भरे गए, और दूसरा बात जो राहुल गांधी ने कही है कि कॉल सेंटर जैसा कुछ सिस्टम है। तो ये कॉल सेंटर जैसा सिस्टम है
तो इसका मतलब है कि वो भारत में तो वह ऑफिस के वर्किंग आवर्स नहीं है सुबह 4 बजे, नहीं है। ये किसी और देश से हो रहा है काम जहां के वर्किंग आवर्स हैं, ऑफिस आवर्स हैं। ये काम तो ऑफिस आवर्स में हो रहा होगा ना। इसलिए जब जब कर्नाटक की सीआईडी ये मांग रही है कि आप आईपी एड्रेस दीजिए और आप पोर्ट नंबर भी दीजिए, पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर दोनों चीज मांग रहे हैं वो, और इसको लेकर परेशानी है कि ये दोनों चीजें आएंगी और खासकर पोर्ट नंबर आएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आएगा, तो पता चल जाएगा कि ये कहां से किया गया है, कहां के सर्वर से हुआ है। मुझे इसको लेकर बहुत शक पैदा हो रहा है। नहीं, यहाँ ये भी हो सकता है प्रशांत जी कि कंपनी बाहर की हो, विदेश की हो, और जो काम करने, जैसे इंडिया में भी अमेरिकन कंपनी के लिए अगर काम करते हैं लोग, तो फिर प्रोफेशनल्स तो रात के शिफ्ट में करते हैं। तो कंपनी हो अमेरिका की और इंडिया में बैठे हैं आप, रात के शिफ्ट में काम कर रहे हैं और इंडिया के लिए ही काम करना है आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है राजीव जी, केवल कि सुबह 4 बजे भारतीय वर्किंग आवर्स नहीं है, राइट। ये विदेशी वर्किंग आवर्स हैं, और इसलिए इलेक्शन कमीशन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर नहीं दे रहा है, इसलिए आईपी एड्रेस नहीं दे रहा, कि इन दोनों से पता चल जाएगा कि ये खुरापात हो कहां से रही है। अब जो आपने कहा कि बीजेपी परेशान क्यों, बीजेपी इसीलिए परेशान है। कुछ खबरें इन्होंने प्लांट कराई अपने कुछ लोगों से कि साहब राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट नहीं है वोट चोरी का, वोट चोरी की यात्रा का इम्पैक्ट नहीं है बिहार में। तो इम्पैक्ट तो कल अमित शाह को दिखाई दे गया। जी, बीजेपी के लोग थे वो, उनकी कंट्रोल रैली थी, ऐसे ही जनसभा नहीं थी, वो कंट्रोल रैली थी, बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के लोग और थे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी पे यात्रा है। तो ये जो असेसमेंट है कि साहब वो ग्राउंड पे नहीं उसका असर है, तो वो ग्राउंड के ही तो लोग थे जो जवाब दे रहे थे अमित शाह को। वो कहाँ के लोग थे? वो यहाँ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के लोग तो थे नहीं, बिहार के ही लोग थे वो। अब एक एक दिन बीत रहा है राजीव जी, जब बिहार का चुनाव हर 24 घंटे में करीब आ रहा है। हम तीसरे सप्ताह में हैं सितंबर के। पिछला याद कीजिए तो आज से 6 दिन के बाद पिछले चुनाव में नोटिफिकेशन आ गया था जी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी तक बिहार की वोटर लिस्ट नहीं है। चुनाव में कैसे जाएंगे आप? 65 लाख लोग जो नाम कटे हैं वो कैसे अंदर आएंगे? उनका मताधिकार सुनिश्चित कैसे होगा? इस तरफ जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने उसको पर्याप्त तवज्जो दी, और चुनाव आयोग तो इस काम में ही लगा हुआ है कि उसको एक ऐसी वोटर लिस्ट बनानी है जिसमें कि बीजेपी ही जीते। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चुनाव आयोग अभी इस काम में लगा हुआ है। तो ये बिहार को लेकर ही सारा मामला है, और बिहार को मैं 65 लाख जो वोट कटे हैं उसमें मैं 22 लाख लोगों को मृत बता रहा चुनाव आयोग, लेकिन हम देख चुके हैं कि मृत लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मृत लोग जो है वो राहुल गांधी के साथ चाय पी रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं डॉट्स मिलती हैं। देखिए प्रशांत जी, एक तो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट के जज को, जस्टिस सीजेआई को बाहर करना, उसके बाद दूसरा देखिए आप कि इनके ऊपर जब तक पद पे बने हुए हैं और पद से बाहर हो जाते कोई केस नहीं कर सकते आप। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर को लेकर मसला चल रहा है उसमें जिस ढंग से चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया कि एसआईआर कराना हमारा अधिकार क्षेत्र है और इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यह हलफनामा दिया हुआ है।
ये साफ दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी हम नहीं मानते हैं। और चौथा, जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते हैं तो आधार कार्ड की नहीं माने। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा 3 बार, पहले मौखिक 2 बार, उसके बाद फिर कहने के बाद भी तीसरी बार पूरी की पूरी सुनवाई के बाद जो आदेश पारित किया गया वो वही था, लिखित आदेश। तो इसलिए ये यहां पर मिली भगत के जो लिंक हैं वो तो साफ जुड़ते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि एक बार हमारा आदमी इलेक्शन कमिश्नर हो, हाँ, उसमें किसी और की से नहीं हो, वो सुरक्षित हो, उसके खिलाफ मुकदमा ना हो पाए। तो ये सब कुछ इंश्योर किया जा रहा था पहले से। और कब वो बिल पास कराएगा? जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को राज्यसभा में निकाला गया, सस्पेंड किया गया, 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया, उस दौरान ये बिल पास कराया गया। तो ये बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो उसका एक सिरा इलेक्शन कमीशन पे कंप्लीट कंट्रोल है, हमारा आदमी हो इलेक्शन कमिश्नर, उसको लीगल प्रोटेक्शन भी हो, ये भी है। और दूसरा कि वो इलेक्शन कमीशन फिर क्या करेगा, वो SIR करेगा। 24 जून को बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी पूर्व सूचना के आपने रात के 8:30 बजे एक फरमान निकाल दिया कि हम ये करने जा रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेचैनी है बीजेपी के अंदर। और अगर आपको जन समर्थन है तो आपको किस बात का डर है? आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दीजिए। आप इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ले आइए जी। वापिस। किस बात का डर है? डर इसी बात का है कि ये चीजें जो है इनके हाथ से निकल जाएंगी, वो जो प्रोजेक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। और एक आखिरी बात, जो जेन जी की बात हो रही, युवाओं की बात हो रही है, राहुल गांधी ने कल ट्वीट नहीं किया। आप पिछले 5 साल के, 6 साल के, 8-10 साल के वीडियोस उनके, राहुल गांधी के प्रोग्राम्स निकाल के देखिए। वो तो युवाओं से तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कभी कंपटीशन देने वालों से, कभी कॉलेज के लड़कों से, कभी गीक वर्कर्स से, डिलीवरी बॉयज से, कभी वो अलग अलग क्षेत्र में लोगों से, युवाओं से डील कर रहे हैं, गांव में, शहर में, हर जगह। और अभी जब बिहार यात्रा में थे तो छात्राओं के साथ मिले थे, उनका काफी लंबा चौड़ा वीडियो आया था, बड़ी बेबाकी से बात हो रही थी। तो राहुल गांधी तो इंगेज जेन जी से कर ही रहे हैं। कल पहली बार उन्होंने बात नहीं की इस बात की। हाँ, वो शब्द क्योंकि प्रचलित हो गया तो उससे खौफ जो है वो है। और उसमें मुझे अभी तक, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी जेन जी को या युवाओं को क्यों निशाना बना रही है। वो भविष्य के नागरिक है भाई, भविष्य के देश उनको चलाना है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा सुप्रिया सुले को सुनते हैं इसी मसले पे, यानी राहुल गांधी ने जो खुलासा किया इस मसले पे सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। राहुल जी ने डेटा बेस्ड एक पूरी प्रेजेंटेशन की तरह डेटा भेजा। मेरे ख्याल से जो सत्ता में है वो बोले, यार मेरे ख्याल से ये आरोप बीजेपी पे या किसी पे नहीं है, ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे है। तो पार्टियां क्यों चिंता कर रही है? आरोप बीजेपी तो हो ही नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो खुद जवाब देगी ना। इनको, पार्टियों को जवाब देने की और बीजेपी को जवाब देने की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई मांग भी, राहुल जी मांग भी नहीं रहे, राहुल जी कह भी नहीं रहे कि बीजेपी ने कुछ किया। तो बीजेपी खुद पे क्यों ओढ़ के रह रही है कि नहीं नहीं हम डिफेंड करेंगे? कोई जरूरी थी नहीं। राहुल गांधी ने कल ये भी कहा कि जेन जी जो युवा पीढ़ी है वो देश का नेतृत्व करे और मैं युवा पीढ़ी के साथ रहूंगा। मुख्यमंत्री ने इस पर रिएक्शन देते हुए ये कहा कि ये राहुल गांधी का ऐसा कहना ये दर्शाता है कि वो माओवादी सोच के हैं। मैं जो कह रहा था कि अर्बन नक्सलिज्म वाली सोच रखते हैं, माओवादी विचारधारा रखते हैं, कल राहुल गांधी ने जेन जी वाली बात करके मेरे बात को सच साबित कर दी। कैसे जेन जी माओइस्ट, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है? जेन जी मतलब नेक्स्ट जनरेशन।
उसमें कौन सा माओवाद आ गया? कैसे? इट्स टू फनी। जेन जी को कहां से कहां कनेक्ट किया जा रहा है, देख लीजिए। हद हो गई। प्रशांत जी इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, फिर आता हूं पंकज जी के पास। नहीं, देखिए कि वो कैसा सवाल पूछ रहे हो, कैसी बातें आ रही हैं कि जेन जी का मतलब माओवादी, वही अब आप उनको आतंकवादी बता रहे हैं। यही किसानों के साथ कर रहे थे ये। और एक और जो 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 तवज्जो देने वाली बात है, देखिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। पिछले 2-3 बार से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी एक नई शैली इजाद की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और कॉर्पोरेट बोर्ड रूम का मिक्सचर है कुछ जी। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है। ये चीजें जेन जी को अपील करती हैं, ये कम्युनिकेशन उनको अपील करता है, वो कन्विंसिंग लगता है उनको। वो अटक अटक के टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना और टेलीप्रॉम्प्टर गायब हो जाए तो चुप हो जाना, वो अपील नहीं करता जेन जी को। वो इंटेलिजेंट लोग हैं भाई। जी राजीव जी बिल्कुल। पंकज जी, कैसे देखा जाए, और चुनाव आयोग ये आखिर मदद क्यों कर रहा है? सिंपल सा सवाल है। आप कहेंगे कि सरकार, उनकी सरकार बनी रहे, बीजेपी चुनाव आयोग की मदद कर रही है, लेकिन दोनों की मिलीभगत जो है, जो अब धीरे धीरे एक्सपोज हम लोग देख रहे हैं कि हो चुकी है दोनों की मिलीभगत, उसके बाद भी क्या अब हम लोग ये माने कि नहीं ये खींचतान और बढ़ेगा? राहुल गांधी एक तरफ हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, उसके बाद राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश होगी, लगातार मीडिया का दबाव भी बनेगा, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट जारी किया है, ट्वीट कर गोदी मीडिया कैसे काम करता है उसका AI जनरेट किया है। जरा आप कहें तो उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपके पास आता हूं। जरा ये देखिए ट्वीट। मुद्दों से ध्यान भटकाना, नफरत फैलाना, यही है गोदी मीडिया का फसाना। इसके बाद वीडियो है, जरा वीडियो दिख। सर, देश के मुद्दे, वोट चोरी, अडानी घोटाला, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, इथेनॉल का खेल। अरे ये किस लाइन में आ गए हो? अरे तुम पत्रकार नहीं, सरकार के एजेंट हो। सरकार की तारीफ करो, नफरत फैलाओ, ध्यान भटकाओ, यही तुम्हारा काम है। ये है टोटली AI जनरेटेड। चीजें मैं इसमें अपनी बात को बताना चाहूंगा। पहला चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS का मुख्य आधार क्या है? यदि उनको बुलेट पॉइंट में कहा जाए, पहला ध्रुवीकरण, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या जातीय ध्रुवीकरण। ये इनका जो वाला कार्ड था सांप्रदायिक और जातीय ध्रुवीकरण वाला, ये NDA 2 के बाद में छिन्न भिन्न हो गया। कभी ऐसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जब वहां की जो विधायक है मालिनी गौर, उसके लड़के ने बोला कि शीतला माता बाजार में कोई भी मुस्लिम को नौकरी पे नहीं रखेगा, हम एक एक को चेक करेंगे, तो मध्य प्रदेश में बहुत सालों बाद मैंने देखा कि सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए, थाने के बाहर गए और बोला कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो जो ध्रुवीकरण का कार्ड है वो उनका धीमे पड़ रहा। दूसरा उनका जो बुलेट पॉइंट है, दूसरा संस्थाओं को कमजोर करना। उन्होंने संसद को कमजोर किया, उसके बाद में सेना को कमजोर किया, उसके बाद में उन्होंने न्यायपालिका को कमजोर किया, और ये अब एक्सपोज होता जा रहा है। देखिए आज सवाल बिल्कुल वही खड़ा है। बहुत सेना के अफसर जो हैं, पार्लियामेंट के बाहर जब पार्लियामेंट में बातचीत हुई तब वो तथ्य नहीं दिए गए, और जो एक संसद के प्रति जिम्मेदारी के खिलाफ है। यदि हमारा वायुसेना अध्यक्ष संसद में जब पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, तो हमने बताया, लेकिन वह हम नहीं बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिरा दिए, बाहर बता रहे हैं। तो ये संसद को कमजोर करने, और ये इस चीज से अब बहुत बड़ी संख्या में लोग कन्विंस हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक अटैक को रोकने के पीछे कोई सामान्य कारण नहीं था।
संसद जो संस्थाओं को कमजोर करने की वानगी है, इसमें जो राहुल गांधी का पूरा कैंपेन है, वोट चोर गद्दी चोर, ये कैंपेन एक बड़ा मास बन गया है। जाहिर है चुनाव उस पर नहीं होंगे, लेकिन हम एक भरोसा लोगों को दे रहे हैं कि हम तो आपके सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस संस्थाओं को नहीं करने दे रहे हैं। तीसरा इनका जो सबसे बड़ी ताकत है वो है क्रोनी कैपिटलिज्म, जो इन्होंने कुछ लोगों को लेकर उनको पूंजी थी। आप यकीन करें, भागलपुर सिटी की जगह में कल भागलपुर का अडानी को 1 रुपए में जमीन देने के खिलाफ 10,000 लोगों का जुलूस था सड़क पे। भागलपुर में कभी भी कांग्रेस के झंडों के साथ में इतना बड़ा जुलूस कहीं नहीं दिखा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो इनका जो महल की ईंटें हैं, ये जो धराशायी हो रही हैं, इस धराशायी होने के बाद में उनके पास में अब यही बच रहा है। आज डीयू के इलेक्शन में कल से ही हल्ला था कि डीयू के इलेक्शन में बहुत बड़ी संख्या में ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया और केवल 1 सीट एनएसयूआई को जीती और 3 सीट एबीवीपी को जीती। इसके पीछे पूरा एक नैरेशन है कि देखिए जैन जी ने आपको वोट नहीं दिया। दूसरा, अभी उन्होंने सैम पित्रोदा को लेकर कहना शुरू कर दिया। सैम पित्रोदा पाकिस्तान गए तो उन्होंने बोला कि मुझको वहां लगाया सैम अपने घर में। तो घर से का लगना बोलना क्या बुराई है भाई? नरेंद्र मोदी के तो घर में तो वो तो अंदर चले गए थे नवाज शरीफ के, बिरयानी खाए और फिर लंबे समय तक इधर से मम्मी के लिए शॉल आ रही थी, उधर से भाभी के लिए सूट जा रहा था, ये सब भी होता रहा। आज की तारीख तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने अपने शपथ विधि समारोह में पाकिस्तान के हेड को नहीं बुलाया, वो नहीं बुलाया था। तो ये जो चीजें धीरे धीरे खुलती है। देखिए, मैं आप इसको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा। फरवरी 2023 गार्जियन ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। वो स्टिंग ऑपरेशन लगभग 6 महीने किया था और उसमें जो इजराइल का एक ग्रुप था टीम फार्म, उसके साथ में उन्होंने पकड़ा था कि किस तरीके से भारत सहित लगभग 3 देशों में चुनाव को मैनिपुलेट कर रही है। और जो AIMS सिस्टम था उनका एडवांस इंपॉर्टेंट मीडिया सिस्टम, उसके जरिए किस तरीके से एक जगह बैठकर फर्जी वोटर बनाना, फर्जी लोगों के अकाउंट तैयार करना, 30-30 हजार अकाउंट्स ट्विटर से इसके ऊपर तैयार करने की चीज थी। मैं आज उस घटना को थोड़ा सा रिवाइव करना चाहूंगा। जब ये बात आ रही है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कोई एक पूरा तंत्र है जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के जरिए किस तरीके से पूरे चुनाव के तंत्र को किया जा रहा है। और अभी तो मालूम पड़ रहा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव का बहुत सारा डेटा कोई प्राइवेट कंपनीज को भी सेल कर दिया था जी। तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब समाप्त हो रही है। सबसे बड़ी चीज है कि जो इसका एक व्यापक असर हुआ वो ये हुआ कि अभी तक आम लोग इस चीज की परवाह नहीं करते थे कि मेरा नाम मतदाता सूची में है कि नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, हर गली कस्बे में लोग DLO को पकड़ रहे हैं, मतदाता सूची को देख रहे हैं, मेरा नाम है कि नहीं है, नाम जुड़वाने के लिए कौन सा फॉर्म है। ये अब इसके ऊपर जागरूकता होगी। देखिए, राजनीतिक दल का काम लोगों को जागरूक करना ही है और उस विपक्ष का काम यही था कि इस जागरूकता में किस प्रकार से आड़े आ रहा है तंत्र, उसको उजागर करना। तो राहुल गांधी का जो प्रेजेंटेशन वाला जो तरीका है, ये वर्ल्ड वाइड बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो दुनिया के बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने इसको दिखाया है। देखिए, हमारी देश, पूरी दुनिया में हमारी जो ताकत है वो हमारा लोकतंत्र है। मुझको दुनिया के कई देशों में जाने को का अवसर मिला है, गल्फ से लेके और अफ्रीका से लेकर US UK तक। हर जगह हमारे डेमोक्रेसी को बहुत लोग पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि ये एक ऐसा देश है साउथ एशिया का जहां पर बगैर रक्त क्रांति के बड़ी बड़ी सत्ताएं बदल जाती हैं जी। इंदिरा गांधी की सत्ता बदल गई, कोई किसी चिंता नहीं। राजीव गांधी जो सबसे बड़े बहुमत से आए थे, जब हार गए तो सत्ता बदल गई। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए इस तरीके से पूरे तंत्र को हैक करना, ये उजागर हो गया। देखिए,
यह बात बिल्कुल तय है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक प्रकार से शेर की सवारी कर रहे हैं और अब वो शेर थक गया है। वो जानते अच्छी तरीके से कि जब ये शेर थक के रुक जाएगा तो वो इन्हीं को खाएगा। इन्हीं को खाएगा मतलब किसी की में दैहिक हत्या या उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इन्हीं को खाएगा, यानी इनके कुकर्मों का खुलासा होगा जी। अब ये सब लोग उन चीजों से भाग रहे हैं कि अब हम फंसे नहीं, क्योंकि अब इन लोगों ने तंत्र को जिस तरीके हैक किया वो तंत्र अब उजागर होता चला जा रहा है, और जब पूरी तरह उजागर हो जाएगा तो पहली चीज तो जनता को भरोसा हो रहा है। अमित शाह के सामने बैठे हुए हजारों लोगों की आवाज थी वोट चोरी, इसका मतलब है कि वो चोट सही जगह लगी है। चुनाव आयोग को लोग चोर आयोग कह रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि पहली बार देखा कि चोट केचुए को करो तो सांप बिलबिला जाता है। तो आप देखिए कि राहुल गांधी का कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसके विदिन हाफ एन आवर रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर और वो नकवी जो है वो स्टेटमेंट देने लगे। भाई आप कौन है? आप चुनाव आयोग हैं क्या? यदि आपको ओहदा वो मिल गया तो बात जी राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं बीजेपी का नाम ही नहीं है, वो चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। और आप जवाब कौन दे रहा? बीजेपी के नेता दे रहे। फिर एक कहा गया कि जिस सीट की राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं वहां तो कांग्रेस 10,000 वोटों से जीती। कोई जरूर तो नहीं 10,000 वोट से जीतना है कांग्रेस को, कांग्रेस में 50,000 की जीत सकती थी, और यदि ज्यादा गड़बड़ी कर दी जाती तो वही 10,000 वोट तो माइनस करने थे। भाई एक लगा था ना 5,000 काटना है और 5,000 जोड़ना है, उसमें तो 10,000 का खेल कर लेते ही। वही सामने आ रहा है, यही तो हो रहा है कि कुछ काटे जाते हैं, कुछ जोड़ दिए जाते हैं। बिहार की जो बात 65 लाख वोटर की प्रशांत भाई कर रहे हैं, अभी तो हम केवल घटाने की बात कर रहे हैं, अभी तो जोड़ने का आंकड़े सामने ही नहीं आ रहे, उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि कहां कहां कैसे जोड़े जा रहे हैं। वहां भी कई जगह मालूम पड़ा है एक एक घर के शून्य मतदाता के साथ में क्या है। राहुल गांधी ने सामने दिखाया क्या नाम लिखे हैं, क्या पिताजी का नाम लिखा है, क्या पता लिखा है, इस्तवा है, जेड, ये मतदाता सूची है। बिल्कुल ये राजू जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। प्रफुल्ल जी, मतदाता सूची का जिक्र भी बार बार आ रहा है। कुछ चीजों को देखते हैं तो हंसी आती है कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है, और खासकर जब लोकतंत्र को जिंदा रखना, बचाना, मजबूत करना, ये सारा काम जो है अगर डायरेक्ट देखा जाए इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा किसी का है तो वो चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग ही अगर ऐसी धांधलियों को बढ़ावा देता हुआ नजर आए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी ने बीजेपी को, चुनाव आयोग को थोड़ा किनारे भी रख लें, बीजेपी को कहां तक हिलाकर रखा है और कैसे? जी देखिए सर, इम्पैक्ट एनालिसिस की भी चर्चा होती है। अभी अमित शाह जी के संदर्भ में ये क्या गया, जो लोग इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक बार एक इम्पैक्ट एनालाइजर ने कहा कि सर, उसने प्रचार किया कि बैगन बहुत अच्छा होता है, बैगन की सब्जी बहुत फायदेमंद है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अरे ज्ञान तुमको कहाँ से आ गया कि बैगन की सब्जी बहुत अच्छी होती है? तो उन्होंने कहा नहीं, सरकार ने कहा इसलिए अच्छी होती है। फिर सरकार बदल गई तो उसने कहा कि उस सरकार ने कहा नहीं बैगन बहुत खराब है, तो एनालाइजर ने ये कहना शुरू किया कि बैगन बहुत खराब है। तो पत्नी ने पूछा कि तुम इतना पलटू राम क्यों, इतना पलटते क्यों? कहा मैं नहीं पलटता हूँ, सरकारें पलटती। मैं बैगन की नौकरी नहीं करता, सरकार की नौकरी करता हूँ, सरकार की प्रसन्नता के लिए काम करता हूँ। तो इम्पैक्ट एनालिसिस करने वालों ने कहा कि वोट चोरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि वो उनको पैसा वहां से मिलना है। लेकिन इम्पैक्ट एनालिसिस का प्रभाव जनता में पड़ा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आखिर ओटीपी का ट्रेल्स क्यों नहीं दे रहे? क्या होती है ओटीपी? ओटीपी और कुछ नहीं, किसी भी कार्रवाई को हमारे बिहाफ में करने के लिए ऑथेंटिकेटेड मैंडेट को ओटीपी बोलते हैं। हमारे बिहाफ में अगर कोई कार्रवाई की जाए तो उसके लिए ऑथेंटिकेटेड मैंडेट मैं देता हूं कि मैंडेट देने वाला आदमी ऑथेंटिकेटेड है, दैट इज ओटीपी ओनली और नथिंग मोर, नथिंग लेस। इसीलिए ओटीपी का ट्रेल्स नहीं दे रहे हैं कि हमारे इस अधिकार का दुरुपयोग किसने किया टेक्निकली, इसलिए भी नहीं दे रहे हैं इसका ट्रेल।
देखिए सर, जॉर्ज ऑरवेल एक उपन्यासकार थे, उन्होंने 1984 लिखा था उपन्यास, और उसमें जो है सो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन में भारी चेंज होने की सूचना दी थी कि अगली सदी में होगी। और उसका अभी लैंग्वेज में भाषण का नहीं है, बुलेटेड फॉर्म, एकदम बुलेटेड बात कहिए, एनालिसिस और उसका अर्थ, और उसमें लच्छेदार भाषा, लोग अपना जोड़ना होगा तो जोड़ लेंगे, नहीं जोड़ना होगा नहीं जोड़ेंगे, बुलेटेड क्रम में वो बातों को समझते हैं। और राहुल गांधी ने जो इस पद्धति को अपनाया है, बहुत ही साइंटिफिक और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, जो लोग कम्युनिकेशन में काम करते हो जानते हैं कि ये कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है सो कितना पेनिट्रेटिव है, कितना लोगों के दिल दिमाग में बैठ जाती है कि भाजपा समर्थक या भाजपा के लोगों को चुनाव में बुलाया गया और जब अचानक ये सवाल पूछा गया कि वो यहाँ क्यों आए थे, तो उनके अचेतन मस्तिष्क से निकल पड़ा वोट चोरी का विरोध करने की यात्रा में आए थे। तो ये जो कम्युनिकेशन का, इसको जो साइकोलॉजिकल टर्म है कम्युनिकेशन, इसका पेनिट्रेशन इतना गहरे में जाकर होता है कि वो असर होता है। देखिए, इम्यूनिटी इनको हासिल है, चुनाव आयोग को सरकार ने इम्यूनिटी हासिल कराई थी, बताई थी, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो 24 का 291 अनुच्छेद था, उसमें प्रीवी पर्स को संवैधानिक आश्वासन दिया गया था। इंदिरा गांधी ने 26वां संशोधन करके प्रीवी पर्स के संवैधानिक आश्वासन को विमुक्त कर दिया, क्योंकि वह लोकतंत्र के माकूल नहीं था। और ये जो इम्यूनिटी हासिल हुई है, ये तो मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ है। ये तो एक ऑफिस ऑर्डर निकाल करके या थोड़ी बहुत कार्रवाई करने के बाद इनको ये हटा दिया जाएगा, हट सकता है। इसलिए इस मुगालते में कोई न रहे कि इम्यूनिटी इनको हासिल है, और अगर हासिल है तो आयुक्तों को हासिल है ना, सारे विशिल ब्लोअर्स को तो हासिल नहीं है। और वे विशिल ब्लोअर्स अब अपनी जान बचाने के लिए सूचना देंगे, लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा भी उसमें उससे मदद मिलेगी। तो ये भी काम है और चारों तरफ काम हो रहा है। अभी ठीक ही सर ने कहा कि ऐसा मामला लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। देखिए, भागलपुर में और ये पूरा का पूरा इलाका जो है, सो आप जानते हैं कि गोड्डा जो है, जहाँ पर इनका अडानी जी का बिजली कारखाना है, वो भागलपुर के ही करीब है। और वहाँ, और अभी जो कांग्रेस का बिहार में या कहीं हम प्रदर्शन देख रहे हैं, तो हम राजनीतिक रूप से इसको इस ढंग में समझेंगे कि इंडिया गठबंधन की वह सम्मिलित शक्ति है। ये इनको अर्बन नक्सल कह रहे हैं ना, वो उनके कहने के पीछे उनका इनपुट ये है कि इसमें माले वगैरह भी एक्टिव होगा, वो कह रहे हैं। तो आपको भले लगता हो, लेकिन इस पर जो अध्ययन वगैरह हुआ, आप तो खुद छत्तीसगढ़ आपका हेड ऑफिस है, आप जानते हैं कि अर्बन नक्सलों से रमन बाबू का क्या संबंध था नहीं था, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आपके यहाँ जिस प्रकार का शोधन, जिस प्रकार का शोषण होता है प्राकृतिक पर्यावरण का भी और आर्थिक का, अब इनका पॉलिटिकल रिलीजियस पोलराइजेशन इनका टूल था पहले, अब इनके पंख में एक और जुड़ गया है जो इनका लक्ष्य है, और वो है कैपिटल एक्युमुलेशन। ये पूंजी को एक जगह जमा करने की राजनीतिक प्रक्रिया में काम कर रहे हैं, और पोलराइजेशन उसका पार्ट है। पोलराइजेशन अब मीन्स हो गया है, साधन हो गया है, और लक्ष्य है इनका इस समय में पूंजी संचय, पूंजी को एक जगह जमा करना, केंद्रीकृत करना और महाशय के हाथ में दे देना। ये तो इनकी राजनीति है, समझिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप, क्या यहां पर सचमुच राहुल का जो ये दाव है, और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, इसके जरिए क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने आप को और मजबूत कर पाएगी? क्या लगता है आपको? राजीव जी, कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर पाएगी, ये तो इससे दिखता है कि अमित शाह जी की रैली में अमित शाह जी जब खुद पूछते हैं कि राहुल बाबा यहाँ क्यों आए थे, तो जवाब मिलता है वोट चोरी के खिलाफ आए थे। तो अब ये तो अगर अमित शाह के सवाल में चेहरा मुरझा जाए, फिर कहीं क्या भाई इसके लिए नहीं आए, इसका मतलब ये इनकार नहीं कि वोट चोरी अमित शाह ने। अमित शाह ने ये नहीं कहा कि वोट चोरी नहीं हो रही, अमित शाह ने कहा कि अरे भाई वोट चोरी के खिलाफ नहीं आए थे, वो किस लिए आए थे बाद में बताऊंगा। तो अमित शाह ने भी, राजीव जी, पर्दे के पीछे से स्वीकार कर लिया कि वोट चोरी हो रही है। अभी तक अमित शाह का ये कोई बयान नहीं आया कि वोट चोरी नहीं हो रही है, और उनके मुंह से कुछ गलत निकल गया था। तो एक पे जो आता है ना कि वो रील चलती है तो बच्चा चिल्लाता है कि वो मुंह से निकल गई, तो अभी तक ये भी नहीं आया कि मुझसे गलती से निकल गई।
तो ये राजीव जी समझा जा सकता है कि कांग्रेस किससे मजबूत इसके जरिए हो सकती है। हालांकि कांग्रेस को अपने सांगठनिक स्तर पर काम करने की बहुत आवश्यकता है, के लिए राहुल गांधी क्या क्या करेंगे, लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं राजीव जी, कांग्रेस मजबूत हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन देश मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। और जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर खतरे पैदा हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करना चाहती है, लोकतंत्र दफन कर देना चाहती है, उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और जनता भी कहने लगी है कि वोट चोरी हो रही है। और अमित शाह के सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कि वोट चोरी हो रही है। तो यानी राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अब ये समझने लगा है कि नरेंद्र मोदी चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री हैं, ईमानदारी से जनता के बनाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। तो ये संदेश घर घर में जनता है जी, कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है। बाकी जब चुनाव होंगे तब हार जीत होती रहेगी, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव के मोर्चे पर पूरी तरीके से हार चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में जहां बना रही है तो वो वोट चोरी से बना रही है, जनता सरकारें नहीं बना रही। जी जी, प्रशांत जी जरा क्लोजिंग की तरफ आते हैं, क्लोजिंग कमेंट आपसे। क्या जेन जी का जो जिक्र आ रहा है, क्या सचमुच अब, क्योंकि आज पटना में भी बीपीएससी के छात्र, बारिश हो रही थी ज़बरदस्त, उसमें वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और राहुल गांधी ने पिछले दिनों जब युवाओं से मुलाकात की है, अभी अपनी यात्रा में भी बिहार में उन्होंने मुलाकात की, मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ पनप रहा है क्या? देखिए, जब जेन जी की हम बात कर रहे हैं तो 75 साल पे रिटायरमेंट की बात भी करनी पड़ेगी कि युवा देश का प्रधानमंत्री कितने वर्ष का हो। और ये बहस नरेंद्र मोदी ने खुद शुरुआत की। अब ये नहीं हो सकता है कि हमको रास्ते से हटाना कुछ लोगों को, तो हमने रिटायरमेंट एज बना दी 75, अब हमको बने रहना है तो वो हट गया नियम, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए रिटायरमेंट का जो डिबेट है वो खत्म नहीं हुआ है मुकेश अंबानी के वीडियो के बावजूद, बहुत ही खराब वीडियो के बावजूद। तो वो डिबेट है। दूसरी बात कि वो जेन जी को अपील कौन कर रहा है? बीजेपी के अंदर ये समस्या है कि बीजेपी नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप नहीं क्रिएट कर पाई। मोदी और अमित शाह के बीजेपी में नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक स्थान खाली है। वो बाकी लोग नंबर 11वें शुरू होते हैं मोदी और अमित शाह के बाद। ना उसमें कोई नितिन गडकरी है, ना वहां पे कोई राजनाथ सिंह है, ना कोई और जो युवा नेता है वो भी नहीं है। तो जो अगली जनरेशन को बैटन इस देश का ट्रांसफर होना है, वो लीडरशिप इंडिया गठबंधन के पास है। तो इसलिए ये जो जेन जी का मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगला पॉलिटिकल जनरेशन क्या होगा। तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप देखिए ना कि मुलायम सिंह किसके समकक्ष थे? नरेंद्र मोदी के। लालू प्रसाद यादव किसके समकक्ष थे? नरेंद्र मोदी के। सोनिया गांधी वाजपेयी जी के समय की, वो मोदी से भी सीनियर है। वो करुणानिधि, बाल ठाकरे, आप ये देखिए कि जो मोदी के समकक्ष लोग थे वो सब रिटायर हो चुके या इस दुनिया में नहीं है। और हर पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो उसने अगली जनरेशन को सामने लाके रख दिया है। तृणमूल कांग्रेस में भी ये प्रोसेस चल रहा है। मायावती ने शुरू किया था, पीछे हट गई। लेकिन तमाम देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में ये प्रोसेस हो चुका है, ये ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन का। बीजेपी में नहीं हुआ है, इसलिए इनको जेन जी से प्रॉब्लम हो रही है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल।
जेनजी से क्यों प्रॉब्लम, युवाओं से क्यों प्रॉब्लम, और राहुल गांधी अगर युवाओं की बात कर रहे हैं तो फिर बीजेपी क्यों घबरा रही है। और राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि रविशंकर प्रसाद जी बाहर आ गए और उनका बयान आ गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं और चुनाव आयोग तो फंसा हुआ है ही। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में और भी उजागर होंगी और क्लियर होंगी और इसके जरिए हम समझेंगे। जी पंकज जी कुछ जोड़ रहे हैं? ये बिल्कुल सही है कि आज तो लगातार 3 बार पिटाई खाने के बाद भी आज पटना में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, एक चीज। दूसरी चीज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो अंतर विरोध है वो इतना तगड़ा हो रहा है कि न तो वे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पा रहे हैं, न वे कई राज्यों में अपने अध्यक्ष चुन पा रहे हैं। ये इस जो अपनी कमी है उसको बचाने के लिए ये इस प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं। तीसरी चीज, आपको राजनीति का एक बहुत बड़ा मंत्र बता दूं मेरे दर्शकों को कि जब कभी अचानक अरविंद केजरीवाल कुछ बयान देने लगे या उनके ऊपर कोई ईडी टाइप के छापे आपे वाली बात होने लगे, इसका मतलब मान के चले कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े संकट में, क्योंकि केजरीवाल जी बार बार प्रूव करते हैं कि उनका जो रिमोट है उसमें जो सेल डाला हुआ है वो रेशम बाग नागपुर से पड़ा रहता है, वो तभी दबाते हैं। आज उनको याद आ रहा है कि नई दिल्ली सीट के ऊपर मतदाता के नाम काट दिए गए। भाई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आप जैसे राहुल गांधी प्रस्तुति कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल तो खुद IITian है, उनके पास तो डिजिटल की पूरी फौज है, आपने क्यों नहीं किया? आप तो गायब ही हो गए चुनाव हारने के बाद में। जैसे कि आपने तय कर दिया था कि सत्ता इनको सौंपनी और हमको भाग जाना, तो आप मान के चले यदि अरविंद केजरीवाल कभी उछल के आ रहा है, इसका मतलब है कि बीजेपी बहुत बड़े संकट में है। जब वो संकट में होती है तब संकट मोचक बन के केजरीवाल जरूर खड़े होते। हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए वो बीजेपी के, क्योंकि उनको भी नेक्स्ट जनरेशन को सत्ता सौंपनी है, क्योंकि सब 75 से ऊपर की बात चल रही है। जी राजू जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत कुछ अभी इसीलिए बहुत कुछ होना बाकी है, ये मान के चलिए। और ऐसे में हिंदुस्तान अंदर से उबल रहा है और जैसे जैसे ये वोट चोरी वाली बात अंदर तक पहुंचेगी, जैसे जैसे एक एक मतदाताओं को लगेगा कि उनके साथ छल हुआ है, जिसने भी किया हो, तो वो बहुत दूर तक जाएगी बात। इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे आंदोलन बहुत सारे हुए पिछले ज़माने में और हम लोगों ने अभी अभी कुछ दिनों पहले भी देखा, किसानों के आंदोलन को देखा। 13 महीने तक किसान डटे रहे। उनसे पहले आपने दिल्ली में देखा शाहीन बाग का आंदोलन, जैसे आंदोलन वही शाहीन बाग CA NRC का आंदोलन, और वो धीरे धीरे कैसे पूरे देश में फैला था। तो आंदोलनों का भी एक वक्त आने को दिखाई दे रहा है, बहुत नज़दीक दिखाई दे रहा है। प्रफुल्ल जी कुछ जोड़ रहे हैं? प्रफुल्ल जी की आवाज। प्रफुल्ल कुमार महंता और भिगु फुकन भी जेएनजे ही थे अपने जमाने के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असम गण परिषद तो सीधे हॉस्टल से सचिवालय में गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ है, आने वाले समय में इन सब पे हम चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत